नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम लोग अरस्तू के साहित्य चिंतन में त्रासदी विवेचन और विरेचन के बारे में जानेंगे। अरस्तू के व्यक्तित्व और उनके देश काल के बारे में पिछले व्याख्यान में, जिसमें अनुकरण सिद्धांत की चर्चा हुई थी, उसमें विस्तार से बताया जा चुका है। त्रासदी अरस्तू के काव्य सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अरस्तू से पहले यूनान की काव्य परंपरा में त्रासदी एक खास विधा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। उस दौर में कामदी, महाकाव्य, गीति काव्य जैसी विधाएं भी समृद्ध थीं। इन्हीं विधाओं की तरह त्रासदी को भी एक विधा के तौर पर मान्यता प्राप्त थी। अरस्तू ने अपनी रचना पोइटिकेस में सर्वाधिक महत्व त्रासदी को दिया है। अरस्तू के अनुसार त्रासदी गंभीर, स्वतःपूर्ण, निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। यह समाख्यान के रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में होती है। इसका माध्यम नाटक के विभिन्न भागों में तदनुरूप प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है। उसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। अर्थात अरस्तू के यहाँ त्रासदी कार्य की अनुकृति है। दूसरी बात, यह कार्य गंभीर होता है, स्वतः पूर्ण होता है और निश्चित आयाम से युक्त भी होता है। तीसरी बात, त्रासदी कार्य व्यापार का वर्णन नहीं, प्रस्तुति होती है। इसका माध्यम भाषा होती है। अरस्तू ने त्रासदी को इस तरह से समझाया है। अरस्तू ने त्रासदी के 3 अंगों का विवेचन संरचनागत विश्लेषणात्मक पद्धति से किया है। इनके मुताबिक त्रासदी के 6 अनिवार्य अंग हैं। वे हैं कथानक यानी प्लॉट, चरित्र यानी कैरेक्टर, पदावली यानी डिक्शन, विचार यानी थॉट, दृश्य विधान यानी स्पेक्टिकल और गीत यानी सॉन्ग। अरस्तू ने इन 6 अनिवार्य अंगों के जरिए त्रासदी को विवेचित, विश्लेषित किया है। इन 6 अंगों में कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं। दृश्य विधान अनुकरण की पद्धति है और पदावली एवं गीत अनुकरण के माध्यम हैं। अरस्तू ने इन सब में सर्वाधिक महत्व कथानक को दिया है। कथानक से आशय है त्रासदी की विषय वस्तु या घटना विन्यास। कथानक के बारे में अरस्तू ने कहा है कि ये सभी अंग सुसंबद्ध और सुसंगत होने चाहिए। वे कथानक को प्रबंध काव्य मात्र का और विशेषकर त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण अंग, त्रासदी की आत्मा मानते थे। कथानक के प्रति अरस्तू का यह आग्रह जीवन के प्रति उनके वस्तु केंद्रित दृष्टिकोण को साबित करता है, प्रमाणित करता है। अरस्तू ने कथानक के 3 स्रोतों की भी चर्चा की है: दंत कथा, कल्पना और इतिहास।
इन तीन स्रोतों में वे दंत कथा को अधिक प्रभावशाली मानते थे। शिल्प की दृष्टि से अरस्तु ने कथानक के दो प्रकार बताए हैं, सरल कथानक और जटिल कथानक। सरल कथानक एक सूत्री होता है। इसमें कथा महान त्रुटि, स्थिति विपर्यय तथा अभिज्ञान जैसी किसी बड़े उथल पुथल के बगैर परिणति को प्राप्त करता है, जबकि जटिल कथानक में मुख्य कथा के साथ प्रासंगिक कथाएं भी चलती हैं और घटनाक्रम में अनेक आकस्मिक अप्रत्याशित स्थितियां तथा मोड़ आते हैं। ऐसे कथानक में स्थिति विपर्यय तथा अभिज्ञान की योजना के माध्यम से नायक के जीवन की विडंबना को तथा भाग्य परिवर्तन को दिखाया जाता है। अरस्तु ने त्रासदी को भी वस्तु विन्यास और संरचना के आधार पर जटिल एवं सरल के रूप में विभक्त किया है। प्रेरक हेतु की दृष्टि से भी इन्होंने त्रासदी के दो रूप स्वीकार किए हैं, जिसका प्रेरक हेतु करुण आवेग होता है और जो भाव प्रधान होती है, पहला, और दूसरा जिसका प्रेरक हेतु नैतिक होता है। हालांकि ये दोनों परस्पर अवलंबित भी मिलते हैं। अरस्तु ने त्रासदी को महाकाव्य, सुगठन, अन्विति एवं प्रभाव की सघनता के कारण श्रेष्ठ माना है। अब हम लोग इसे समझ लें। अरस्तु ने त्रासदी के लिए जिन 6 अंगों की चर्चा की है, अनिवार्य अंगों की, उसमें कथानक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कथानक में अरस्तु कथा वस्तु को लेते हैं। कथा वस्तु की वजह से त्रासदी का असर गहरा पड़ता है। कथानक के बाद अरस्तु चरित्र की चर्चा करते हैं। चरित्र के लिए अरस्तु कहते हैं कि किसी भी नाटक में चरित्रांकन त्रासदी के संपूर्ण कथ्य के अनुरूप होना चाहिए। चरित्र चित्रण में वे चित्रांकन की पद्धति को महत्वपूर्ण मानते हैं, बेहतर मानते हैं। चरित्र कैसे होने चाहिए? त्रासदी के लिए चरित्र किस तरह का होना चाहिए? अरस्तु ने बताया है, नाटक में चरित्र यशस्वी, समृद्ध, वैभवशाली, कुलीन, अभिजात्य और प्रभावशाली शख्सियत का होना चाहिए। हम भारतीय काव्यशास्त्र में धीरोदात्त नायक जिनको कहते रहे हैं, जिनकी खूबियाँ धीर ललित, धीर प्रशांत जैसी बताई जाती रही हैं, लगभग उसी तरह के चरित्र की कामना अरस्तु करते हैं। अरस्तु के हिसाब से सामान्य जन, आम जनता, आम नागरिक को नायक नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए त्रासदी का असर उस रूप में नहीं पड़ता जैसा अपेक्षित है। कथानक और चरित्र के बाद अरस्तु पदावली की चर्चा करते हैं। अरस्तु इस बात पर जोर देते हैं कि जिस भाषा में रचना हो वह अगर पदयुक्त है तो उसका असर लयात्मकता की वजह से ज़्यादा पड़ता है। वे भाषा
के लिए कहते हैं कि इसे नाटकोचित होना चाहिए, आभरणों से अलंकृत होना चाहिए। उसकी वजह बताते हैं कि कथानक और चरित्र को प्रेक्षक तक, दर्शक तक, या अब पाठक कहें तो पाठक तक भाषा पहुंचाती है, और भाषा की वजह से भी उसके मनोभाव का असर प्रभावशाली ढंग से पहुंचता है, पड़ता है। अरस्तु ने बताया था त्रासदी के लिए कि करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है, और यह कार्य व्यापार कथानक, चरित्र के साथ भाषा के जरिए ही संप्रेषित होता है। अरस्तु इस 3 कथानक, चरित्र और पदावली के बाद जिस अंग की चर्चा करते हैं वह है विचार। विचार के लिए अरस्तु कहते हैं कि उसमें बुद्धि तत्व और भाव तत्व दोनों का संयोजन होना चाहिए। किसी एक पक्ष का, बुद्धि पक्ष का या भाव पक्ष का, इसमें से किसी एक पक्ष का पलड़ा भारी नहीं होना चाहिए। बुद्धि तत्व और भाव तत्व, इन दोनों के समानुपातिक संयोजन से त्रासदी का असर बढ़ता है, त्रासदी की रचना ठीक से हो पाती है। विचार के बाद अरस्तु के लिए 5वां अंग महत्वपूर्ण है, दृश्य विधान। दृश्य विधान के लिए अरस्तु ने कहा है कि त्रासदी के कार्य व्यापार का संचालन चरित्रों के माध्यम से तो होने चाहिए, पर साथ ही साथ दृश्य भी उन बातों को ठीक ठीक पहुंचा दें, ऐसा होना चाहिए। अरस्तु दृश्य विधान के बाद गीत की चर्चा करते हैं। उनके हिसाब से नाटक में गीत आनंद की सृष्टि करते हैं, और ये 2 दृश्यों को भरने का काम भी करते हैं। अब इन 6 अंगों को हम लोग अगर फिर एक बार समझने की कोशिश करें तो अरस्तु के यहाँ कथानक, प्लॉट सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद चरित्र आता है, और चरित्र के लिए अरस्तु ने बताया है कि चरित्र भारतीय शब्दावली में कहें तो धीरोदात्त होने चाहिए, क्योंकि जिस त्रासदी के जरिए अरस्तु विरेचन की बात प्रेक्षक तक ले जाना चाहते हैं वह सामान्य नागरिकों को, आम जनता को नायकत्व देने के बाद उस रूप में नहीं पहुंच पाता। पदावली, पदविन्यास या पदावली के लिए अरस्तु मानते हैं कि डिक्शन प्रसाद गुण संपन्न होना चाहिए। नायक के प्रसन्न और समृद्ध भाषिक अभिव्यक्ति को जाहिर करने वाला होना चाहिए। पदविन्यास उदात्त और भव्य होना चाहिए, पर यहाँ उदात्तता और भव्यता का मतलब
बड़बोलापन या अश्लील ढंग से किया गया तारीफ नहीं है। भाषा में प्रसाद गुण, समृद्ध उदात्त हो, प्रांजल हो भाषा, पर उससे नायक के बारे में यह छवि नहीं बने प्रेक्षक के मन में कि यह वाग जाल रच रहा है, यह भाषाई छल कर रहा है। विचार में बुद्धि तत्व और भाव तत्व के संयोजन की बात की थी। दृश्य विधान में दृश्यों को के जरिए अपनी बात या दृश्य नायक की खूबियों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में प्रेक्षक के मन में वातावरण रच दें, ऐसे होने चाहिए। तो इन 6 अंगों की चर्चा अरस्तु ने की। अब अरस्तु त्रासदी पर इतना जोर क्यों दे रहे थे, वह पता चलता है त्रासदी के जरिए जो उनका प्रयोजन था, त्रासदी से जो वे हासिल करना चाहते थे, उसके लिए, यानी विरेचन के लिए। अरस्तु ने त्रासदी के लिए कहा कि त्रासदी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह हमारे त्रासदायक मनोभावों को उकसाकर उसका विरेचन करती है। इससे हमारा उद्वेग दूर हो जाता है, हमारा मानसिक उद्वेग दूर हो जाता है और मनोभावों में संतुलन आ जाता है, यानी हमारे मनोभाव अपनी प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाते हैं। अरस्तु त्रासदी से जो प्राप्त करना चाहते थे, जो उनका प्रयोजन था, वह विरेचन है। तो अब हम विरेचन पर आएं। विरेचन ग्रीक भाषा के शब्द कैथारसिस का हिंदी रूपांतर है। इसका मूल धातु है कैथारियो, जिसका अर्थ होता है सफाई करना या अशुद्धियों को दूर करना। 1857 ईस्वी में जर्मन विद्वान बार्नेज ने एक निबंध लिखकर कहा कि कैथारसिस शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। बार्नेज के इस प्रस्ताव को विद्वानों ने स्वीकार कर लिया। यह दिलचस्प है कि जिस अर्थ में कैथारसिस का उपयोग होता है, विरेचन शब्द का अर्थ भी यही बताता है। उपयुक्त औषधि के इस्तेमाल के जरिए शरीर के विकारों को साफ करना या रेचक औषधि द्वारा पेट के विकारों को बाहर करना, ताकि शरीर स्वस्थ हो सके। बार्नेज की इस समझ के 2 कारण थे। पहला यह था कि अरस्तु से पूर्व किसी विचारक ने, काव्यशास्त्री ने कला के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था, और अरस्तु के जीवन की चर्चा करते हुए यह बताया जा चुका है कि वे वैद्य के पुत्र थे। वैद्यकी उनकी विरासत थी। अरस्तु के यहाँ भी विरेचन शब्द का प्रयोग सिर्फ 2 जगह मिलते हैं। उनके लेखन में 2 जगह विरेचन का इस्तेमाल मिलता है। पहला है काव्यशास्त्र के 6ठे अनुच्छेद के प्रारंभ में,
यहाँ अरस्तु ने त्रासदी की परिभाषा देते हुए कहा है कि त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। अब अरस्तु बता रहे हैं विरेचन की चर्चा के क्रम में त्रासदी की बात, यानी त्रासदी और विरेचन दोनों का आपसी रिश्ता है। त्रासदी के लिए त्रासदी की महत्ता स्थापित होती है विरेचन से, और विरेचन के लिए ज़रूरी है त्रासदी। तभी तो अरस्तु कह रहे हैं कि यह किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। अरस्तु ने राजनीति में लिखा है, उसके भाग 8 अध्याय 7 में संगीत के अध्ययन के उद्देश्य की चर्चा करते हुए कि शिक्षा, विरेचन और बौद्धिक आनंद संगीत के प्रयोजन हैं। यहाँ भी शिक्षा और बौद्धिक आनंद के मध्य में विरेचन का जिक्र है। विरेचन के संदर्भ में उन्होंने यह भी लिखा है कि इस समय हम विरेचन शब्द का प्रयोग बिना व्याख्या के कर रहे हैं, किंतु इसके उपरांत काव्य का विवेचन करते समय हम इस विषय का और अधिक यथार्थ प्रतिपादन करेंगे। ऐसा लगता है कि अरस्तु ने कहीं और विरेचन को व्याख्यायित किया है, उसकी विवेचना की है, परंतु वह ग्रंथ नहीं मिलता है। अरस्तु ने लिखा है राजनीति में ही कि करुणा और त्रास अथवा आवेश कुछ व्यक्तियों में बड़े प्रबल होते हैं, किंतु हम देखते हैं कि धार्मिक रागों के प्रभाव से वे शांत हो जाते हैं, मानो उनके आवेश का शमन और विरेचन हो गया हो। करुणा और त्रास से आविष्ट व्यक्ति इस विधि से एक प्रकार की शुद्धि का अनुभव करते हैं, उनकी आत्मा विशाल और प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार विरेचक राग, चूँकि वो संगीत की चर्चा कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, विरेचक राग मानव समाज को निर्दोष आनंद प्रदान करते हैं। असल में विरेचन अरस्तु के इस सिद्धांत की 4 तरह से व्याख्या हुई: धर्मपरक, नीतिपरक, सौंदर्यपरक और संरचनापरक। तो यह व्याख्या धर्मपरक व्याख्या के अंतर्गत आती है, जिसकी अभी मैंने चर्चा की। और विरेचन की यह सबसे पहली व्याख्या है। काव्यशास्त्र के बाईवाटर द्वारा किए अनुवाद की भूमिका लिखते हुए गिलबर्ट मरे ने यह कहा कि अरस्तु के कथन की कुछ लोगों में करुणा और त्रास का आवेश बहुत प्रबल होता है, किंतु धार्मिक रागों से के प्रभाव से वे शांत हो जाते हैं, मानो उनके आवेश का शमन और विरेचन हो गया है। अरस्तु के इस कथन को आधार बनाकर यूनानी धार्मिक परंपरा का उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा कि यूनानी त्रासदी का प्रवेश कलात्मक परितोष के लिए नहीं, बल्कि एक धार्मिक अंधविश्वास के रूप में महामारी के निवारण के लिए हुआ था। अरस्तु ने भी बताया है कि वह यूनान में हाल की स्थिति से पैदा आवेश के शमन के लिए उद्दाम संगीत का उपयोग किया जाता है। हाल की स्थिति यानी जिसमें एक तरह की बेहोशी होती है। इसकी नीतिपरक व्याख्या
जर्मन विद्वान बार्नेज ने की थी और इस शब्द की चिकित्सकीय स्रोत और धार्मिक पक्ष पर जोर देते हुए विरेचन को मनोविकारों से जोड़ा था। बार्नेज ने जो 1857 में अपना निबंध लिखा था उसकी चर्चा पहले हो चुकी है, जिसमें उन्होंने कैथारसिस को चिकित्सा शास्त्र से जोड़ा और इसे मनोविकारों से संबद्ध बताया। विरेचन की महत्वपूर्ण व्याख्या कलापरक भी हुई है और कलापरक व्याख्या करने वालों में प्रोफेसर बूचर सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रोफेसर बूचर बताते हैं कि त्रासदी का कार्य केवल करुणा यात्रा के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि इन्हें सुनिश्चित परितोष प्रदान करना है। इन्हें कला के माध्यम में डालकर परिष्कृत तथा स्पष्ट करना है। हमने देखा कि इसके पहले की जो दो व्याख्याएं हैं, धर्मपरक और नीतिपरक, वह कला से बाहर की दुनिया से लिए गए हैं। प्रोफेसर बूचर जैसे लोग जो विरेचन को साहित्य के अंतर्गत व्याख्यायित करते हैं, वे इसे अपने आप में एक साध्य मानते हैं। तभी तो वे कह रहे हैं कि त्रासदी का कार्य केवल करुणा की यात्रा की अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि सुनिश्चित आनंद परितोष प्रदान करना है और कला के माध्यम के जरिए परिष्कृत तथा स्पष्ट करना भी है। विरेचन की संरचनात्मक व्याख्या भी हुई। आप सभी यह बात जानते हैं कि संरचनात्मक व्याख्या रचना को ही स्वायत्त और संपूर्ण मानकर अपनी बात कहने की सीख देती है। तो इस संरचनात्मक व्याख्या करने वालों में हार्वे डी गोल्डस्टीन सबसे महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं। इनका मानना है कि इसका अर्थ मनोवैज्ञानिक नहीं, जैसा कि पहले कहा गया था नीतिपरक व्याख्या में, सौंदर्य परक है। इसका मतलब कि जो व्याख्या कलापरक है और संरचनात्मक है, वे दोनों एक जैसी बात कह रहे हैं। वे त्रासदी को और विरेचन को महज साधन मानने की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोफेसर गोल्डस्टीन ने विरेचन को कलात्मक प्रक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि करुणा और भय सामग्री है। यह सामग्री चयन और रूप रचना के माध्यम से विरेचन की प्रक्रिया से गुजरकर कलात्मक सामग्री में रूपांतरित हो जाती है। यानी कि सामग्री क्या है? वह है करुणा और भय, जो सभी प्रेक्षक में, दर्शक में, पाठक में, श्रोता में मौजूद रहती है। यह हमारे संसार में, वस्तु जगत में है, पर इसका चयन और रूप रचना के माध्यम से विरेचन की प्रक्रिया से गुजरकर कलात्मक सामग्री में रूपांतरित हो जाती है। ये चारों व्याख्याएं त्रासदी को और बड़े हद तक विरेचन को समझाती हैं अपने अपने दायरे में। इनमें से संरचनात्मक और कलापरक व्याख्या त्रासदी के ज़्यादा करीब है।
शुक्रिया।